कांग्रेस के नेता संविधान लेकर घूम रहे हैं। राजनीति में चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वायदे कर लेना ये बहुत आसान है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को क्या दिया था? अशिक्षा, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, उपेक्षा। ये ठग की राजनीति अब न इस देश में न इस प्रदेश में चलने वाली। आज हमारे साथ अरुण साहू जी मौजूद है। डबल इंजन की सरकार को लेके भी अब ये कहा जा रहा है कि साहब डबल इंजन की सरकार है इसलिए दिक्कत नहीं है। देखिए, दिक्कत तो पहले भी नहीं थी। आप भी चाहते तो अपने प्रतिनिधि बैठा सकते थे, प्रत्यक्ष करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जनता पर बुरा भरोसा है और इसलिए जनता को उनका अधिकार दिया। ओबीसी आरक्षण को लेके भ्रांतियां फैल रही है। देखिए, आप ये कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा है। दो तीन कुछ ऐसे विभाग हैं जिन पे अनायास सवाल उठते हैं कि साहब ये बड़ा गड़बड़ है इस विभाग में। इस पे सुधार हो रहा है और आगे भी इसे दुरुस्त करेंगे। एक साल के इस शासनकाल में सरकार में विपक्ष को कितना नंबर आप देंगे? लोकतंत्र में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, जनता के मुद्दों को उठाए, प्रखरता से उठाए। दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी कभी इस पर गंभीर नहीं रही है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ सरकार को एक साल पूरे हो गए। इन एक साल में कई चुनौतियां, कई उपलब्धियों से भरा यह साल रहा। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी, बहुत धन्यवाद। 13 दिसंबर 2023 और 13 दिसंबर 2024 कितना परिवर्तन अपने आप में आप देखते हैं? जिन संकल्पों को लेकर, जिन वादों को लेकर हम जनता के बीच गए और जनता ने जो आशीर्वाद दिया, 3 दिसंबर को परिणाम आया। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित फेल हुए, बड़े बड़े सूरवीर और सुरमा जो ताल ठोक रहे थे, उनके चारों काने चित्त हुए और जीती तो छत्तीसगढ़ की जनता। हमारी लोकतंत्र कितनी परिपक्व है और छत्तीसगढ़ की जनता को जिन लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था कि छत्तीसगढ़ की जनता को हम बहका सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं, उन सब का भ्रम भी टूटा और जो ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, 46.25% वोट, 54 सीटें, 3 बार हमारी बहुमत की सरकार थी, तीनों बार जितने वोट और सीट मिली थी उससे कहीं ज्यादा छत्तीसगढ़ की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। और इन 1 सालों में जिन संकल्पों को लेकर हम जनता के बीच गए थे, जिन वादों को लेकर गए थे, मुझे संतोष है कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप इन 1 सालों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम, छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा दोनों को बदलने का काम और थोड़ा और पीछे ले जाऊंगा आपको। बिल्कुल। जिस बड़े उद्देश्य को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ा मन दिखाकर अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में ये 1 साल बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रहा है। राजनीति में चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वायदे कर लेना ये बहुत आसान है, पर उन वायदों को अक्षरशः पूरा करना
ये कर कर हमने दिखाया है। 2023 और 2024 राज्य की आर्थिक स्थिति को लेके आप लोग विपक्ष में थे, लगातार सवाल उठाते थे। 23 में आपकी सरकार बनी दिसंबर में, कैसी व्यवस्था सुदृढ़ हो गई कि तमाम चीजें धरातल पर उतरने लग गई? आपने धान का जिक्र किया, तमाम चीजें हुई। अवधेश जी, ये इच्छा शक्ति की बात होती है। सरकार में इच्छा शक्ति है, जनता के प्रति समर्पण है, संकल्प है, तो सारे रास्ते निकाले जा सकते हैं। कहते हैं जहां चाह वहां राह। जनहित के प्रति हम संकल्पबद्ध हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण ये जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, इसका परिणाम है। आप कल्पना करें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को मालूम था कि अलग छत्तीसगढ़ में राज्य बनाऊंगा, कांग्रेस का बहुमत है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि एक और राज्य में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, तो मैं क्यों अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाऊंगा। लेकिन अटल जी जानते थे छत्तीसगढ़ के दर्द को। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को क्या दिया था? अशिक्षा, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, उपेक्षा। अटल जी जानते थे छत्तीसगढ़ की जनता को इससे मुक्ति मिलनी चाहिए, और उन्होंने राजनीति में जनहित को प्राथमिकता देकर अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का परिणाम छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनना। और आज जो छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों में चारों तरफ आप जाकर देखिए, सब तरफ विकास के काम हो रहे हैं। वही राज्य है, वही बजट है, वही संसाधन है। ये इच्छा शक्ति का प्रश्न है। आप में इच्छा शक्ति है तो आप, जनहित की इच्छा शक्ति है तो आप जनता के लिए रास्ता निकालकर आप वो पूरा करते हैं जो इस सरकार में दिख रहा है। डबल इंजन की सरकार को लेके भी अब ये कहा जा रहा है कि साहब डबल इंजन की सरकार है, इसलिए दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कतें थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दिक्कत तो पहले भी नहीं थी। मैं आपको कुछ बातें याद दिलाऊंगा। नितिन गडकरी साहब यहां आए थे, 2-3 कार्यक्रमों में आए। एक कार्यक्रम आपको याद होगा, मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुआ था। क्या कहा था उन्होंने? जितना प्रस्ताव भेजोगे उतना पास करेंगे। और मुख्यमंत्री ने भी तब स्वीकार किया था कि हां, हम जो मांगते हैं वो मिलता है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी ने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि जो मांगते हैं केंद्र सरकार देती है। प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि दे रही थी केंद्र सरकार, आपने लिया नहीं। केंद्र सरकार ने आपको जल जीवन मिशन के लिए राशि दी, आपने बंदरबाट किया, भ्रष्टाचार किया। ये कहां कोई बाधक है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राज्यों को और सुदृढ़ बनाया था। जो राज्यांश मिलता है केंद्र के राजस्व में, उसको भी बढ़ा कर दिया था कि राज्य और सक्षम बने। ये मोदी जी ने बढ़ाया। तो ये राजनीतिक तौर पर पब्लिक के बीच में कुछ और बोलने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। वास्तविकता ये है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने विकास के लिए कभी कोई भेदभाव नहीं किया। आपको उदाहरण मैंने दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक संस्कार और विचार का हिस्सा है कि हम विकास पे राजनीति नहीं करते हैं। मैं और उदाहरण देता हूं, मेरी सरकार का उदाहरण। आज छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगमों में, अधिकांश नगर पालिकाओं में किसकी सरकार है? कांग्रेस। किसकी बहुमत है? आप किसी से पूछो, विकास के लिए किसी भी निकाय को कोई भेदभाव किया है क्या? किसी से भेदभाव नहीं किया। विकास में भेदभाव नहीं। जनता हमारी है।
तो ये आरोप प्रत्यारोप ये कांग्रेस कर सकती होगी। कांग्रेस का कल्चर है कि वो विकास में भी भेदभाव करते हैं। हम विकास में भेदभाव नहीं करते, राजनीति नहीं करते। जनता के लिए काम करना हमारी प्रतिबद्धता है और वो करते हैं। आपके नेतृत्व में इतिहास एक हुआ, रोड कांग्रेस का आयोजन रायपुर में हुआ, देश भर के विशेषज्ञ आए, क्या लाभ मिलेगा छत्तीसगढ़ को? देखिए, एक तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। उस समय वातावरण परिस्थितियां क्या थी, और मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने जिस भरोसा करके मुझे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और सरकार बनी हमारी। सब नेताओं, सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से संघर्ष किया, मेहनत की, जनता का आशीर्वाद मिला और सरकार बनी। ऐतिहासिक जीत मिली पार्टी को। तो मैं तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं और पार्टी ने जो काम मुझे सौंपा वो पूरा हुआ, सब नेताओं के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से। सरकार बनने के बाद इंडियन रोड कांग्रेस का एनुअल फंक्शन यहां पर हुआ। देश विदेश के विशेषज्ञ आए, बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट लेकर आए कि रोड सेफ्टी पे क्या इनोवेशन आज दुनिया में हो रहा है, क्या उपयोग हो रहा है। सड़क तकनीक में जो परिवर्तन आया है समय के साथ, वो क्या क्या तकनीक है, कैसे क्रैश बैरियर में इनोवेशन हुआ है, रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए जो नई नई तकनीक आई है। हमने तो अपने स्थानीय जो हमारे ठेकेदार हैं उनको भी वहां पर बुलाया। हमारे अन्य विभाग के जो इंजीनियर थे, नगरीय निकाय के अन्य विभागों के जो निर्माण के कामों से जुड़े हैं, उन सबको भी वहां पर बुलाया। प्रदर्शनी उन्होंने देखी, वहां के कार्यक्रम देखे, तो दुनिया में क्या परिवर्तन हो रहा है इन सब से वो भिज्ञ हुए। और निश्चित रूप से उस अधिवेशन के माध्यम से हमारे इंजीनियर्स ने बहुत कुछ सीखा है। आने वाले समय में उसका उपयोग हम छत्तीसगढ़ में करेंगे। अच्छी सड़कें बनाएंगे, एक्सीडेंट को रोकने की जो तकनीक आई है उसका उपयोग करके। ये बहुत गंभीर विषय है। सड़क दुर्घटनाएं में जितनी मौतें होती है वो बहुत चिंता का विषय है। उसे रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ब्लैक स्पॉट को कैसे दूर किया जा सकता है, रोड की जीवन कैसे बढ़े, गुणवत्ता कैसे बढ़े, लाइफ कैसे बढ़े, इन सबको लेकर बहुत वृहद चर्चा और वृहद गहन विचार विमर्श हुआ है। तो निश्चित रूप से उसका लाभ छत्तीसगढ़ को ही नहीं पूरे देश को मिलेगा। कोई भी सत्ताधारी दल चाहती है कि उनका वर्चस्व लगातार बढ़ता जाए। नगरीय निकाय में अधिकांश में अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं वहां पे। आप भी चाहते तो अपने प्रतिनिधि बैठा सकते थे अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए, जनता को अधिकार होना चाहिए कि वो अपना महापौर चुन सके, अपने अध्यक्ष चुन सके। और नगर सरकार जिसको बोलते हैं, तो नगर सरकार का चुनाव नगर की जनता करे। ये पहले भी होता आ रहा है। कांग्रेस की सरकार डरी हुई थी, उन्हें मालूम था कि जनता उनके साथ नहीं है, जनता उनके साथ नहीं देगी, और इसलिए ऐसा उन्होंने निर्णय किया था। पर हमें जनता पर भरोसा है कि हम काम कर रहे हैं। जनहित में काम करने वाली पार्टी है हमारी। जनता पर पूरा भरोसा है और इसलिए जनता को उनका अधिकार दिया, और जनता हमें आशीर्वाद देगी कि हम शहरों का विकास कर सके।
पिछले रायपुर का जिक्र कर लिया जाए, राजधानी है, संदेश जाता है प्रदेश भर में। पिछले 3 चुनाव से 3 बार से कांग्रेस के महापौर जीतते आ रहे हैं, 2 बार प्रत्यक्ष और 1 बार अप्रत्यक्ष। कैसे टूटेगा ये? जैसे मैंने बताया कि विधानसभा चुनाव में इतिहास बना। अनेक ऐसी सीटें हमने पिछले विधानसभा चुनाव 2023 में जीती। सीतापुर विधानसभा उसका उदाहरण है, कभी हम जीते नहीं थे। पत्थलगांव एक बार हम जीते थे, इस बार पत्थलगांव भी जीते। मरवाही लंबे समय बाद जीते। तो ऐसी अनेक सीटें हैं जिस पर जीत हमको इस बार 23 में मिली थी। पिछले कुछ चुनाव में रायपुर में हम अपना महापौर नहीं बना सके थे, पर मुझे लगता है कि राजधानी की जनता, रायपुर की जनता लगातार कांग्रेस की सरकार निगम में देखी है। पिछले 5 सालों में रायपुर शहर की जो दुर्दशा हुई है, नगर सरकार ने, महापौर ने, कांग्रेस की टीम ने जो काम किया है नगर के लिए, शहर को केवल और केवल नुकसान पहुंचाया है। शहर की केवल दुर्दशा ही दुर्दशा की है। शहर को केवल और केवल लूट का अड्डा बनाया। तो रायपुर की जनता बखूबी देख रही है कि रायपुर का हित किसके हाथ में है। तो इस बार इतिहास बनेगा और रायपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा। ओबीसी आरक्षण को लेके भ्रांतियां फैल रही है। सियासतदान जो है अपने अपने फायदे से, अपने अपने तरीके से उस पर भ्रम की स्थिति बना रहे हैं। आप लोग क्लियर कर चुके हैं कि किसी का अहित नहीं होगा, किसी भी वर्ग का, फिर भी क्यों सियासत उस पर हो रही है? देखिए, आप ये कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस के नेता संविधान लेकर घूम रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को ताक पर रखा, तार तार किया, संविधान लेकर घूम रहे हैं। और क्या कांग्रेस पार्टी संविधान सम्मत आचरण कर रही है? पार्लियामेंट की कार्यवाही को बार बार बाधित करना, क्या यह संविधान सम्मत काम है? संसद होता है चर्चा के लिए, बातचीत के लिए, जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए। आप भाग रहे हैं, बाधित कर रहे हैं, क्योंकि आपको केवल और केवल राजनीति करना है। वैसा ही इस मामले पे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण चुनाव के विषय को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। हमारी सरकार ने उसके अनुरूप काम किया है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया है। अब कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि सरकार ये आरक्षण लागू न करे और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने उसी आदेश में कहा है कि राज्य सरकार नहीं करेगी तो चुनाव आयोग बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के चुनाव कराएगी। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण ही ना मिले। इनकी नीयत ये है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के हित में कभी इन्होंने काम नहीं किया, कभी काम नहीं किया, और अभी भी इनकी नीयत वही है। और पिछड़े वर्ग के हितों का काम भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया है। ओबीसी कमीशन बनाया, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था कांग्रेस ने। ओबीसी समाज के बच्चों को केंद्रीय संस्थानों में रिजर्वेशन नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मैं कितने उदाहरण बताऊंगा। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग का केवल उपेक्षा किया, शोषण किया, ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। और राज्य की कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में इन्होंने ही 5 साल ठगा धोखा दिया। इसी पे कांग्रेस एक बात उठाती है कि साहब हम तो पिछड़े वर्ग के हितैषी थे, क्वांटिफाइबल डेटा आयोग हमने बनाया, विधानसभा में हमने आरक्षण पारित किया, राजभवन में जाके अटक गया। अब इसके संवैधानिक स्थिति पर कांग्रेस पार्टी को चर्चा करना चाहिए। क्या वो संविधान सम्मत था जो उन्होंने किया?
देखिए, कांग्रेस पार्टी ये जो खेल खेलती है ना, धोखा देने का, आंखों में धूल झोंकने का, और कांग्रेस पार्टी को गलत फहमी है कि ऐसा करके वो लोगों को ठग लेंगे। ये ठग की राजनीति अब न इस देश में न इस प्रदेश में चलने वाली है। 1 साल हो गए, 1 साल के शासनकाल में ऐसी कोई बात जो आपको लगा हो कि इसको पहले किया जाना चाहिए लेकिन कई कारणों से ना हो पाया हो? हम विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प नरेंद्र मोदी जी का है और हमने विजन 2047 बनाया है। फेज वाइज छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे, विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे और विकसित भारत में छत्तीसगढ़ की प्रभावी भूमिका हो, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के जो सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को एड्रेस करने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। अभी आपने देखा होगा कि 5वीं और 8वीं की हम एक तरह से बोर्ड परीक्षा आयोजित करेंगे। बोर्ड परीक्षा के तर्ज पर आयोजित होगा। इसके पीछे हमारा जो सोच है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे और छत्तीसगढ़ के बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन में compete कर पाए, तो शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, पर उस पैमाने पर उद्योग छत्तीसगढ़ में नहीं आए। छत्तीसगढ़ के जो खनिज संसाधन हैं, छत्तीसगढ़ के जो उपज हैं, फसल हैं, उनके अनुरूप उद्योग छत्तीसगढ़ में ही लगे ताकि हमारे राज्य के युवाओं को रोजगार मिले। और जब छत्तीसगढ़ में उद्योग आएगा और इसके लिए निवेश आवश्यक है, पर्टिकुलरली विदेशी निवेश, और इसके लिए हमारी सरकार ने तेज गति से प्रयास करना प्रारंभ किया है। एक विशेष अधिकारी हमने दिल्ली में बिठाया है और वो इस काम में लगातार वे अधिकारी कर रहे हैं। हमने नई उद्योग नीति लाई है। नई उद्योग नीति का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में उद्योग लगे। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करके वहां पर अलग अलग सुविधाएं, निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए। अमेरिका भी गए हुए। और अभी हमने एक और बड़ा निर्णय लिया। हम सब बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में, मानते भी हैं, छत्तीसगढ़ में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। आध्यात्मिक, प्राकृतिक, पौराणिक ऐसे स्थल है। प्रकृति की असीम कृपा है छत्तीसगढ़ पर। तो पर्यटन को हमने उद्योग का दर्जा दे दिया है। उद्योग के क्षेत्र, पर्यटन के क्षेत्र में निवेश आएगा, पर्यटन बढ़ेगा, विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों का आना होगा, रोजगार का सृजन होगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। इन सब संकल्पों को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ के सामने है, उसको भी जितनी गंभीरता से हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के सरकार के सहयोग से अमित शाह जी इस काम में लगे हुए हैं, बस्तर को नक्सल मुक्त करने का काम। किसी भी राज्य के विकास के लिए वहां पर कानून व्यवस्था अच्छा होना आवश्यक है, वहां शांति आवश्यक है और बस्तर में शांति स्थापित हो। इसके लिए हमारी सरकार ने इन 1 सालों में जो काम किया है, आज उसकी कल्पना आप करेंगे कि क्या 1 साल में हमने बस्तर के लिए कर दिया है। एक तरफ जहां हमारे सुरक्षा बल के जवान
बहुत कठिन क्षेत्रों में जाकर नक्सलियों को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर नियत नेल्ला नार जैसी योजना लाकर उस क्षेत्र के विकास का काम कर रहे हैं। और तीसरी ओर वहां के नौजवानों को उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए बस्तर ओलंपिक जैसा आयोजन करके उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। मैं आपको कह सकता हूं कि ये एक साल छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए स्वर्णिम युग के रूप में आप याद कर सकते हैं कि हर क्षेत्र में आज तेज गति से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। दो तीन कुछ ऐसे विभाग हैं जिन पर अनायास सवाल उठते हैं कि साहब ये बड़ा मतलब गड़बड़ है इस विभाग में। उन्हीं में से एक विभाग आपको मिला पीडब्ल्यूडी, और आप लोग भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति लेके आगे चल रहे हैं। क्या कुछ परिवर्तन आ गया है? ये सही है कि पहले समय में क्या चलता था क्या नहीं चलता था। आज नियमित रूप से कामों की समीक्षा हो रही है। जहां कहीं पर भी अनियमितता पाई जा रही है, कठोर कार्यवाहियां हो रही है। कामों का धरातल पर जाकर जांच करना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, अधिकारियों की, मैंने स्वयं संभाग स्तर पर जाकर अधिकारियों की बैठक की है, काम की गुणवत्ता को परखा है। और तो और आपको बताऊं, काम देखने मैं बीजापुर गया था। बीजापुर जाकर भी मैंने कामों को अवलोकन किया है। तो मुझे संतोष है कि पीडब्ल्यूडी के कामों में गति आई है। गुणवत्ता युक्त काम हो, यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम हो रहा है। और न केवल लोक निर्माण विभाग में, मेरे सभी विभागों में मैंने संभाग स्तर पर जाकर बैठक की है। नियमित मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे उच्च अधिकारी भी जमीन पर जाकर काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस पे सुधार हो रहा है और आगे भी इसे दुरुस्त करेंगे। एक आखिरी सवाल ले लेता हूं, क्योंकि आप जब विपक्ष में बीजेपी थी तो आप प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के थे, बड़े आपने लीड किया। एक साल के इस शासनकाल में सरकार में विपक्ष को कितना नंबर आप देंगे? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में देश में भी है, राज्य में भी है। देश के विपक्षी दल के नाते कांग्रेस क्या कर रही है ये आपने देख लिया। भ्रम पैदा करना, लोगों को विभाजित करना। मुझे एक जनहित का मुद्दा बता दीजिए जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने उठाया हो। एक जनहित का मुद्दा, केवल और केवल देश का मान सम्मान खराब हो, ये किया। लोगों को विभाजित करने का काम किया। और वो मुद्दे जो लोगों के बीच भ्रम पैदा करे, यही राज्य में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और विपक्ष, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, जनता के मुद्दों को उठाए, प्रखरता से उठाए, सरकार से प्रश्न करे। पर दुर्भाग्य है, कांग्रेस पार्टी कभी इस पर गंभीर नहीं रही है। चलो, बहुत शुक्रिया आपका। आपको पुनः बधाई एक बार 1 साल पूरे होने की। आने वाले 4 साल भी जिस तरह से आपने कहा कि 1 साल स्वर्णिम युग है, उसी तरह 4 साल भी आपकी सरकार ऐसे चले। आपको पुनः बधाई, बेहद शुक्रिया समय देने के लिए।